Good morning, +1 student. Today I will cover the topic types of oscillation. First point is damped oscillation. Damped oscillation ऐसी oscillation जिनमें एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन टाइम के साथ डिके करे, डिक्रीज करता जाए, उन ऑसिलेशन को हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऐसी ऑसिलेशन के लिए अगर मैं एम्पलीट्यूड का टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ हमारे पास ऐसे आएगा। दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन टाइम के साथ डिक्रीज करता है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना, ये वाला है। स्टार्टिंग में इतनी एम्पलीट्यूड, फिर कम हुई, उससे कम होगी, उससे कम होगी, एंड अल्टीमेटली एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 0। सो दैट्स व्हाई डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन जो है वो डिके करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। एग्जांपल इसकी ऑसिलेशन ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एयर। ठीक, तो एयर क्या करती है, ऐसा तो है ही नहीं है कि पेंडुलम को एक बार आप डिस्टर्ब करें और परमानेंटली सेम एम्पलीट्यूड के साथ वो ऑसिलेट करता रहे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एयर क्या करेगी, एयर बॉब ऑफ द पेंडुलम की ऑसिलेशन को रेजिस्ट करेगी। सो दैट्स व्हाई एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो धीरे धीरे डिके करेगा। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ऑसिलेट करेगा, धीरे धीरे उसकी ऑसिलेशन स्लो डाउन होती जाएगी एंड अल्टीमेटली उसकी ऑसिलेशन जो है वो 0 होगी, ऑसिलेशन 0 हो जाएगी। क्लियर? तो ऐसी ऑसिलेशन जिनकी एम्पलीट्यूड डैम्प मींस डिके करे, डिक्रीज करे विद द पैसेज ऑफ टाइम, उन ऑसिलेशन को हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। नंबर 2, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड मींस ऐसी ऑसिलेशन जिनका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज ना करे। अगर डिक्रीज नहीं करेगा तो कैसा रहेगा भाई, कांस्टेंट। तो जिन ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, उन ऑसिलेशन को हम बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। फॉर एग्जांपल हियर ये डायग्राम क्या दिखा रहा है कि स्टार्टिंग में अगर एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन 5 सेंटीमीटर है, थोड़ी देर के बाद भी 5 सेंटीमीटर, नेक्स्ट टाइम पे भी 5 सेंटीमीटर, नेक्स्ट टाइम पर भी 5 सेंटीमीटर। सो दैट्स व्हाई एम्पलीट्यूड डिके नहीं हुआ। एम्पलीट्यूड अगर डिके नहीं हुआ तो रहा वही कांस्टेंट या फिर सेम। तो जिन ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन टाइम के साथ या विद द पैसेज ऑफ टाइम डिके नहीं करती है, उन ऑसिलेशन को हम नाम देते हैं एज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। Third type of the oscillation, they are free oscillation. Free oscillation. Free oscillation. For example, मान लेते हैं हमारे पास बॉब ऑफ पेंडुलम है। ठीक, कैसा है, अरेस्ट फंक्शन। ठीक, स्टैटिक था, हमने क्या किया, हिट किया, फोर्स लगाया और उसके बाद छोड़ दिया। फोर्स लगाया, एक ही बार इसको डिस्टर्ब किया मोशन में लाने के लिए और उसके बाद इसको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया ताकि ये इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट करे, ऑसिलेट करे अबाउट दिस मीन पोजीशन। तो ऐसी ऑसिलेशन जिनके बीच में वाइब्रेट करने वाली बॉडी को एक बार डिस्टर्ब करके छोड़ दिए जाए कि बॉडी इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट करे, उन ऑसिलेशन को हम नाम देते हैं फ्री ऑसिलेशन। फॉर एग्जांपल, oscillation of the bob of simple pendulum in air when it is displaced only once to set into oscillation are free oscillation. Number 2, forced oscillation. Forced
ऑसिलेशन। इन ऑसिलेशन में हम क्या करते हैं, वाइब्रेट करने वाली बॉडी को कंपेल करते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा करके कि बॉडी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी को छोड़ करके किसी और फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करे। तो ऐसी ऑसिलेशन इन विच बॉडी इज मेड टू वाइब्रेट with a frequency other than its natural frequency are known as forced oscillation. For example, मान लेते हैं ये बॉब ऑफ द पेंडुलम जो है 1 सेकंड में 20 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। एक ही बार आपने डिस्टर्ब किया और इसने 1 सेकंड में 20 ऑसिलेशन कंप्लीट की। क्लियर? हमने क्या किया, इसको कंपेल किया, इसके ऊपर मान लेते हैं मैंने क्या किया, जब ये ऑसिलेट कर रहा था तो मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, इतना ज्यादा फोर्स लगाया ताकि ये 1 सेकंड में 20 की बजाय 30 ऑसिलेशन कंप्लीट करे। ये मैं चाहता हूं कि ये 30 ऑसिलेशन कंप्लीट करे। 30 20 के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाइब्रेट करने वाली बॉडी को कंपेल करूंगा एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, ताकि ये बॉडी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी को छोड़ करके किसी अदर फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करे। तो जिन ऑसिलेशन में वाइब्रेट करने वाली बॉडी को कंपेल किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि बॉडी वाइब्रेट करे अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी को छोड़ करके किसी दूसरी की फ्रिक्वेंसी के साथ, वाइब्रेट करे अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी को छोड़ करके किसी और फ्रिक्वेंसी के साथ, ऐसी ऑसिलेशन को हम बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। एंड अगर जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, मान लेते हैं वो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी वाला है, मान लिया, अगर हम इस बॉब ऑफ पेंडुलम को ऐसे ढंग से कंपेल करें ताकि ये बॉब ऑफ पेंडुलम 20 हर्ट्ज की बजाय एक्सटर्नल फोर्स की फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करना शुरू करे, तो ऐसी ऑसिलेशन को नाम दिया जाएगा रेजोनेंट ऑसिलेशन। Resonant oscillation, these are special type forced oscillation in which the vibrating body is compelled by the external force to vibrate with a frequency equal to the frequency of the external force. Such oscillation are named as forced oscillation. For example, मान लेता हूँ कि कोई बच्चा जो है ना, उसको मैंने इंडिपेंडेंट छोड़ दिया कि भाई तुमने डेली ना एक दिन में 20 क्वेश्चन लर्न करने हैं। ये उसके टैलेंट है कि वो 20 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं लर्न कर सकता। मैंने उसको बता दिया कि तू 20 क्वेश्चन लर्न करता है तो आपने 20 क्वेश्चन ही लर्न करने, ठीक है। लेकिन एग्जाम आ गए सिर के ऊपर, तो मैंने डंडे से उसकी पिटाई करना शुरू की कि वो 20 की बजाय अब 50 क्वेश्चन लर्न करना शुरू करे एक दिन में। अगर ऐसा वो करता है वाइब्रेशन के दौरान, लर्न करने के दौरान, तो उसकी ऑसिलेशन को मैं नाम दूंगा एज फोर्स्ड ऑसिलेशन। जैसे ये सिंपल पेंडुलम का बॉब था, मैंने इसको एक बार डिस्टर्ब किया और चेक किया कि ये बॉब ऑफ पेंडुलम 1 सेकंड में 20 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो बच्चे ये होगी इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। लेकिन मैंने क्या किया, अब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स और लगाया। जब ये ऑसिलेट कर रहा था ना, बीच में मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया, ऐसे ढंग से डिस्टर्ब किया कि जो मैंने फोर्स लगाया वो था 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर। अगर ये बेटा बॉब ऑफ द पेंडुलम अपनी फ्रिक्वेंसी को छोड़ करके अब इस फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर दे, तो बॉब ऑफ द पेंडुलम की ऑसिलेशन को नाम दिया जाएगा रेजोनेंट ऑसिलेशन। रेजोनेंट ऑसिलेशन, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ द फोर्स्ड ऑसिलेशन इन विच द वाइब्रेटिंग बॉडी इज कंपेल्ड to vibrate with a frequency equal to the frequency of the external force. सिंपली बोलने का मतलब रेजोनेंट वाइब्रेशन के केस में वाइब्रेट करने वाली बॉडी की फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी को बच्चे नाम देते हैं हम रेजोनेंस। अब देखो डेली लाइफ में फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस कहां पर काम करता है। जैसे मैं एट प्रेजेंट बोल रहा हूं, ये क्या कर रहा है, मैं अपनी वोकल कॉर्ड से यहां से साउंड वेव जनरेट कर रहा हूं, ठीक। मेरे लिप्स के साउंडिंग में क्या है,
मेरे लिप्स के सराउंडिंग में एयर। तो मैंने यहाँ से जो साउंड वेव जनरेट की है, उन साउंड वेव ने क्या किया, एयर मॉलिक्यूल को एनर्जी डिलीवर की, और एयर मॉलिक्यूल ने क्या करना शुरू किया, मेरी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, और रूम में रेजोनेंस डेवलप हो गया। रेजोनेंस से क्या होता है, एयर के मॉलिक्यूल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं, तो लॉर्डनेस जनरेट होगी रूम के बीच में। अब भाई हनी बीज जो होती है वो भी हारमोनियम लेकर के टू टू थोड़ी करती रहती है। हनी बीज हारमोनियम थोड़ी बजाती है वो साउंड क्रिएट करने के लिए, वो क्या करती है, अपने विंग्स को वाइब्रेट करवाती है, और उससे क्या होता है, विंग्स के ऊपर और नीचे जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो विंग्स की फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होने शुरू हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं रेजोनेंस। तो इस सिचुएशन में रेजोनेंस एस्टैब्लिश हो जाता है। रेजोनेंस के केस में क्या होता है, जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे विंग्स के ऊपर और नीचे, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एंड डियर स्टूडेंट्स, लॉर्डनेस जो है वो वेरी करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लॉर्डनेस, ये वेरी करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो जब रेजोनेंस होगी तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ लॉर्डनेस होगी मैक्सिमम। ये ब्रिजेस वगैरह जो होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक, अगर आप इकट्ठे उसके ऊपर मार्च करें। इसलिए जब ब्रिज को क्रॉस करवाते हैं हम, तो मार्चिंग ट्रूप्स जो होते हैं बेटा, उनको हम सजेस्ट करते हैं कि भाई आपने फुट स्टेपिंग इकट्ठी नहीं करनी। अगर वो फुट स्टेपिंग इकट्ठी करते हैं तो ब्रिज वाइब्रेट करना शुरू कर देता है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फुट स्टेप्स, तो रेजोनेंस एस्टैब्लिश हो जाता है, तो ब्रिज वाइब्रेट करना शुरू कर देता है विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रिज अपने नॉर्मल लेवल से मैक्सिमम दूर जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस नीचे जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा। क्लियर? तो ब्रिजेस जो है, सॉरी नॉट ब्रिजेस, these soldiers, the marching soldiers are allowed to break their footsteps while crossing the bridge in order to avoid the concept of, in order to avoid the resonance, or in order to avoid collapse of the bridges. Thank you students.